जय हिंद दोस्तों। हमारे देश में ऐसा नहीं है कि समस्याएं सिर्फ आज की तारीख में पैदा हुई हैं। देश में समस्याएं हमेशा से थी, चाहे हम आज़ादी के पहले की बात कर लें, आज़ादी के बाद की बात कर लें। लेकिन समय समय पर हमें ऐसी चीज़ें महसूस होती रही हैं कि आखिर जो एक आम आदमी की आवाज़ है वो कौन उठाएगा। क्योंकि आम आदमी की आवाज़ एक वो आवाज़ होती है जो उठती है तो इतनी तेज़ उठती है, कई लोगों के कानों के पर्दे फाड़ के रख देती है। लेकिन जब वो नहीं उठती है तो आम आदमी की समस्या सुनने वालों के घर अगर आप बम भी फोड़ देंगे कान ले जाके उनके कान के पास में, तो भी उनके कान पे जू नहीं रेंगती। ऐसे में बॉलीवुड सितारे बहुत बड़ा रोल प्ले अदा कर सकते हैं। लेकिन आज के समय में ये परिवेश थोड़ी हद तक बदल चुका है, क्योंकि अब ऐसा लगता है कि हर एक इंसान सिर्फ अपने काम से काम रखना चाहता है। लेकिन ये चीज़ हमेशा से नहीं थी। एक समय ऐसा भी था कि जब बॉलीवुड के सितारों के पास रीढ़ की हड्डी हुआ करती थी और वो अपनी बात कहने का मादा भी रखते थे, चाहे वो सरकार के खिलाफ ही क्यों ना हो। लेकिन आज का समय ऐसा आ गया है कि चाहे रूलिंग पार्टी हो या अपोजिशन पार्टी हो, किसी के भी खिलाफ आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपको डर नहीं है किसी बात का। लेकिन आपको अपना काम करने की आदत पड़ चुकी है और आम जनता के क्या विचार हैं इस बारे में आपको कोई सरोकार नहीं है, और आम जनता की परेशानियों से आपको वैसे भी कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसे में आज मैं इंटरनेट पर सर्फ कर रहा था तो एक वेबसाइट के ऊपर मुझे एक आर्टिकल मिला। बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल था वो। उस आर्टिकल में जानकारी दी हुई थी ऐसे 10 मौक़ों के बारे में जब बॉलीवुड के सितारे, छोटे मोटे सितारे नहीं, अपने समय के, अपने दौर के बड़े सितारों ने सामने आकर पब्लिक के लिए आवाज़ उठाई और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बोला। फिर भले ही उनको इस चीज़ के लिए जेल भी क्यों ना जाना पड़े, पर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, अपनी बात पर टिके रहे। काम खराब हुआ लेकिन अपनी ज़ुबान से नहीं फिरे। तो आज मैं आपको उसी आर्टिकल से ऐसे 10 इंस्टेंस बताने वाला हूँ बॉलीवुड के सितारों के नाम पे, जो कि आज की नेगेटिविटी से बहुत ज़्यादा बेहतर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं शबाना आज़मी की। शबाना आज़मी, जिनको कि आजकल काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है उनकी कुछ बातों को लेकर। लेकिन आज के दौर में सोशल मीडिया के सामने बोलना बहुत ज़्यादा आसान भी हो गया है। पर एक दौर था जब शबाना आज़मी ने बहुत बुलंद करके अपनी आवाज़ उठाई थी। दरअसल बात यह है कि एक सफदर हाशमी करके महाशय थे जो कि सरकार की नीतियों के खिलाफ आम आदमी के लिए नुक्कड़ नाटकों के थ्रू अपनी आवाज़ उठाया करते थे। और ऐसे ही एक नुक्कड़ नाटक में परफॉर्म करते समय उनके ऊपर कुछ गुंडों ने अटैक किया और उसी अटैक में उनकी मृत्यु हो गई। और सुनने में फिर ये खबर आई थी कि भाई कांग्रेस के एक नेता हैं जिन्होंने ये हमला कराया था, क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम कांग्रेस की रूलिंग पार्टी थी तो उन्हीं के खिलाफ बोल रहे थे। तो कांग्रेस के एक नेता ने उनके ऊपर हमला कराया था, ऐसी कुछ बातें सामने आई थी। लेकिन क्योंकि इस बात को संज्ञान में नहीं लिया जा रहा था, तो ऐसे में शबाना आज़मी ने स्टेज चुना, पब्लिक मंच का, और वहाँ से खड़े होकर उन्होंने अपनी बात कही कि भाई हम चाहते हैं कि इस केस में इस व्यक्ति को इंसाफ मिले। और उन्होंने ऐसा तब कहा जब जिस इंसान के खिलाफ वो बात कर रही थी वो इंसान सामने क्राउड में ही बैठा हुआ था। While performing a street play in Sahibabad township, only 15 kilometers from Delhi on 1st January 89, Safdar Hashmi, member of the Communist Party of India, Marxist, and a well-known cultural activist, was murdered in broad daylight by the followers of a Congress I-supported candidate. Apart from working in theatre, Safdar also contributed to the cinema as a critic, actor and commentator. We filmmakers and film lovers wish to register our protest against a system that on the one hand claims to promote creativity and on the other connives in the murder of cultural activities. ये होती है जरूरत जब आप सामने वाले को उसके सामने खड़े होकर उसकी गलती बताएं कि भैया हम चाहते हैं कि तुम पकड़े जाओ, तुम बच नहीं पाओगे। इस बात के ऊपर काफ़ी बवाल भी हुआ था। लेकिन सफदर हाशमी और उनके परिवार को इंसाफ मिला था। हालांकि उसमें 14 साल लग गए थे, लेकिन जो कांग्रेस नेता थे उनको और उनके 9 साथियों को आजीवन कारावास की सज़ा हुई थी। ये एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कि इस तरीके से बॉलीवुड वाले अपने मंच का उपयोग कर सकते हैं आम जनता को इंसाफ दिलाने के लिए। काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी उस दौर में, लेकिन उनमें से ये एक चीज़ थी जो कि स्टैंड आउट हुई थी। इसके अलावा किशोर कुमार अपने समय के जाने पहचाने कलाकार हैं। वो क्या नहीं कर सकते ये पूछना ज़्यादा सही होगा, बशर्ते इसके कि वो क्या करते थे, क्योंकि मल्टी टैलेंटेड इंसान थे। हर तरह की चीज़ वो कर सकते थे, सिंगिंग हो, डायरेक्टिंग हो, एक्टिंग हो, कुछ भी कर सकते थे। ऐसे में जब इतने बड़े ओहदे वाला इंसान जो सरकार की नीतियों के खिलाफ सीधे तौर पे बोलने लगे, तो सोचिए आपकी सरकार के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो भी ऐसे इंसान के ऊपर जिसका कि नाम था संजय गांधी, जो कि अपनी तुनक मिजाजी के लिए काफ़ी ज़्यादा जाने जाते थे। सुनने में ये आया था कि भाई उनसे कहा गया था किशोर कुमार जी से कि मुंबई में एक रैली होने वाली यूथ कांग्रेस में, उसमें आप भाग लें, तो उसमें इन्होंने आने से मना कर दिया। इसके बाद उस समय के जो इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे शुक्ला जी, वीसी शुक्ला उनका नाम था, उन्होंने भी इनसे रिक्वेस्ट करी थी कि आप जरा गवर्नमेंट के कुछ प्रोग्राम्स उनको प्रमोट करिए
हम आवाज़ रिकॉर्ड करिए तो ज़रा अच्छा रहेगा। इस प्रोग्राम का नाम था, जो कि संजय गांधी का था, 20 पॉइंट इकोनॉमिक प्रोग्राम। इसके ऊपर कड़ी आलोचना भी हुई थी, इसके ऊपर अलग से हम बात कर सकते हैं, इतना बड़ा टॉपिक है। तो किशोर कुमार ने इस बारे में बात करने से मना कर दिया था, सरकार की नीतियों का सपोर्ट करने से मना कर दिया था, जिसके खिलाफ फिर उनको ये चीज़ झेलनी पड़ी थी कि उनके ऊपर बैन लगा दिया गया था, उनकी मूवीज़ को दूरदर्शन पर टेलीकास्ट नहीं किया जा सकता था, और भी कई सारी दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ा था, पर वो अपनी बात से हिले नहीं थे। आपको बता दूं कि वो एक दौर था इमरजेंसी वाला, जब सिर्फ और सिर्फ दूरदर्शन ही चलाया करते थे लोग, इसके अलावा और कोई केबल नेटवर्क होता नहीं था। और ऐसे दौर में जब एक ही चैनल हो और उसके ऊपर भी आपकी मूवीज़ दिखाने पर रोक लगा दी जाए, तो आप ज़रा सोचिए कि आपके अच्छे खासे करियर को कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसके आगे चलें तो एक और शख्स का नाम, जिसका शख्स आपने कई बार सुना होगा, देवानंद। अपने अंदाज के लिए जाने जाते थे, और इन्होंने भी इमरजेंसी के खिलाफ खुल के बोला था कि ये चीज़ गलत है, और फिर इनको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था, इनको भी इनकी मूवीज़ का बैन झेलना पड़ा था। ये जो हम आजकल बोलते रहते हैं ना कि इस पे बैन लग गया, उस पे बैन लग गया, ये बैन लगना कोई आज की बात नहीं है। बैन हमेशा से लगता हुआ आ रहा है, कई चीज़ों पे लगता हुआ आ रहा है। और ऐसे में जब हम अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं तो इतने बड़े सितारे, देवानंद सरी के सितारे, जिनकी मूवीज़ पे सिर्फ इसीलिए बैन लग गया क्योंकि उन्होंने इमरजेंसी के खिलाफ बोला था। तो आप सोचिए कि जो लोग हमें ये कहते हैं कि आज फासिस्ट गवर्नमेंट इंडिया में रूल कर रही है, तो आप उस गवर्नमेंट को क्या कहेंगे। लेकिन आज की जनता को टिकटॉक और बिग बॉस से फुर्सत मिले तब वो इन चीज़ों की तरफ गौर करे। खैर क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ समझा सकते हैं, समझना सामने वाले के हाथ में। बलराज साहनी, बहुत बड़ा नाम फिल्मी जगत में, बहुत बड़ा नाम। इन्होंने 2 साल जेल में काटे थे सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्होंने गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ किया था। गवर्नमेंट की पॉलिसी को उन्होंने 1949 में क्रिटिसाइज़ किया था, जबकि नेहरू जी ने अपनी गवर्नमेंट को फॉर्म किया था। उस समय इनसे ये भी कहा गया था कि आप एक लिखित में अपॉलॉजी करें, जिससे कि हम आपको छोड़ देंगे। लेकिन बलराज साहनी ने ये चीज़ करने से मना कर दिया था, और फिर उसके बाद उन्होंने 2 लंबे साल जेल में बिताए थे। अब आप ज़रा सोचिए कि इतने बड़े कलाकार का इस तरीके से हश्र होना, लेकिन फिर भी उन्होंने सच्चाई के साथ नहीं छोड़ा, अपनी आवाज़ उठाई। आज के सितारों की तरह नहीं कि बस पता नहीं किस चीज़ों में लगे रहते हैं यार, समझ में ही नहीं आता। A.K. हंगल, इनको आप जानते होंगे, जिन्होंने शोले में एक अंधे बूढ़े बाबा का रोल प्ले किया था, बहुत उम्दा रोल प्ले किया था। इनको भी जेल जाना पड़ा था। मैं आपको बता दूं, ये भारत की जो स्वतंत्रता की लड़ाई है उसमें भी शामिल रहे थे बखूबी तौर पे, और इन्होंने भी सरकार की कुछ नीतियों के खिलाफ बोला था, जिस कारण से इनको जेल भेजा गया था। पर इनको एक लिबर्टी थी कि ये जेल से बीच में थोड़े समय के लिए बाहर आके फिल्मों की शूटिंग को ख़त्म कर सकते थे, पर जेल इनको भी जाना पड़ा था। काफ़ी मतलब इनको भी दिक्कतें सबको झेलनी पड़ी थी यार, लेकिन किसी ने सच्चाई का दामन नहीं छोड़ा था। आज के एक्टर्स की तरह नहीं कि स्क्रिप्ट पढ़ के आ जाते हैं, एक हाथ जोड़ के वीडियो बनाते हैं कि भैया माफ़ कर दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मजरूह सुल्तानपुरी बहुत बड़े कलाकार थे, पोएम्स लिखते थे, गाने लिखते थे, और इन्होंने एक गाना लिख दिया था, या पोएम लिख दी थी हम ये कह लें, जिसमें कि इन्होंने सरकार की नीतियों को गलत बताया था। अब आप सोचिए कि इसी को हम अभिव्यक्ति की आज़ादी कहते हैं, कि इन्होंने नेहरू सरकार की कुछ नीतियां थी जिसके खिलाफ इन्होंने कुछ बातें लिख दी थी, और इसके बाद इनको साल 1949 में 2 साल के लिए जेल भेजा गया था। ज़रा आप खुद ही सोचिए कि इतने बड़े कलाकार, इनके गाने आप आज भी सुन सकते हैं, और आज भी आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये रियलिटी चेक था उस ज़माने का। आज की तरह नहीं कि हिप हॉप के नाम पे बस कान फाड़ म्यूज़िक बजा दो जो आपको एक हफ्ते अच्छा लगेगा और फिर आप भूल जाएंगे, इस तरह का नहीं था। आगे चलते हैं, आगे नाम आता है मनोज कुमार का, जिनको कि भारत कुमार भी कहा जाता था, सिर्फ इनके भारत प्रेम से जुड़ी हुई मूवीज़ के कारण। अब इस शख्स ने सोची ज़रा क्या किया होगा। इनका ओहदा उस समय बहुत ऊँचा था, इनका ओहदा आज की डेट में भी इतना ऊंचा है कि एक कलाकार ने, नाम नहीं लूँगा, एक कलाकार ने कहीं पे इनकी मिमिक्री कर दी थी, ऐसे मुंह पे हाथ रख के एक मूवी में, जिसके के ऊपर इन्होंने केस ठोक दिया था कि ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। ये ओहदा है इस इंसान का। लेकिन फिर वही बात हुई, इन्होंने भी सरकार की नीतियों का इमरजेंसी के टाइम पे थोड़ा सा विरोध किया, थोड़ा सा क्या अच्छा खासा विरोध किया था। हालांकि ये पहले उसके सपोर्ट में थे, पर बाद में इन्होंने उसके खिलाफ बोला, और इनको भी वही सब हुआ कि इनकी मूवी से बैन लगा दिया गया। फिर उन्होंने गवर्नमेंट पे केस किया, और ये केस बखूबी जीते भी। आगे चलते हैं, ऐसा ही कुछ डैनी डेंजोंगपा ने भी किया था, जिन्होंने कि जो इमरजेंसी के टाइम की दिक्कतें थी उसके खिलाफ इन्होंने भी आवाज़ उठाई थी। इमरजेंसी उस दौर का बहुत बड़ा कलंक है भारत के इतिहास के नाम पे, और ऐसे बड़े बड़े कलाकार जब इस बारे में आवाज़ उठाते हैं तो आपको समझना चाहिए कि बहुत बड़ी चीज़ थी। इसी के साथ साथ ऋषिकेश मुखर्जी ने भी सरकार की नीतियों के खिलाफ लगातार आवाज़ उठाई थी, और इन्होंने चुटकुले भी मारे थे अपनी मूवीज़ में। तो आप उस दौर के जब एक्टर्स की बात करते हैं
और आप आज के दौर के एक्टर्स की जब बात करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि उस दौर के एक्टर्स वाकई में जनता को समझते थे। आज के एक्टर्स की तरह नहीं कि उनको पब्लिक के सेंटिमेंट्स की वैल्यू ही नहीं है कि पब्लिक आखिर उनसे चाहती क्या है, पब्लिक उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है और पब्लिक को किस तरीके से अपनी तरफ बना के रखना है। देखिए, हर चीज़ का अपना एक कारण होता है, ये चीज़ मैं समझ सकता हूँ, लेकिन यदि आपके पास बोलने की ताकत है और उस ताकत के होने के बावजूद भी आप पब्लिक के लिए नहीं बोल पा रहे हो, आम जनता के लिए नहीं बोल पा रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस आवाज़ के होने ना होने का कोई मतलब नहीं है। स्पाइडरमैन 1 में एक डायलॉग था, अगर आप लोगों को ध्यान हो, आप लोगों ने देखी हो तो, उसमें जो स्पाइडरमैन के अंकल रहते हैं ना, वो उसको कहते हैं कि विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितनी ज़्यादा तुम्हारे पास ताकत आएगी उतनी ही ज़्यादा तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी, और अगर तुम उसको निभा नहीं पाए तो समस्या हो जाएगी। ठीक वैसा ही असल ज़िंदगी में भी होता है। अगर आपके पास मंच है, अगर आपके पास ताकत है, अगर आपके पास आवाज़ है, तो आवाज़ आपको सही कारण के लिए उठानी पड़ेगी, नहीं तो आपकी किरकिरी होते देर नहीं लगेगी, क्योंकि ये जनता है, ये सब देखती है। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।